हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि किसी भी प्लांट की लोकेशन के लिए, किसी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। इन सब के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं और इंडस्ट्रीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर, इसको भी हम जो देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए, इस रिक्वेस्ट के बाद हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा ये एग्जाम्पल लेके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्या है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, Harish went to a market with his parents. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea, and diyas, earthen lamps. अब तक इन्होंने हमें क्या बताया, ये हमें बता रहे हैं कि दिवाली का ओकेज़न है और हरीश जो है अपने माता पिता के साथ मार्केट गया है। वहाँ पर इन्होंने शूज़ और क्लॉथ्स खरीद कर दिए हैं हरीश को, यानी कि जो हरीश के माता पिता हैं उन्होंने हरीश के लिए शूज़ और क्लॉथ्स खरीदे हैं। उसकी जो माँ है उसने यूटेंसिल्स, घर के लिए जो बर्तन होते हैं वो, शुगर, चीनी, टी पत्ते और दिया जो दिवाली का ओकेज़न पर जलाए जाते हैं, आपने देखा ही होगा, ये परचेज़ किए हैं। हरीश ऑब्जर्व डेट द शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम्स फॉर सेल. He wondered how so many items could be made in such large quantities. हरीश ने वहाँ चीज़ देखी कि जो दुकानें हैं, ये जो पूरा मार्केट है, पूरा बाज़ार जो है, पूरे बाज़ार में जो दुकानें हैं वो आइटम्स जो है सेल करने के लिए जो आ रखे हैं वो उनसे पूरी तरह भरी हुई हैं। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे आइटम्स, इतने सारे जो थिंग्स हैं वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में कैसे बनी होंगी। His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industries. जब बड़ा आश्चर्य हुआ हरीश को कि इतना ज़्यादा सामान जो है कि कैसे बना होगा इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ में, तब हरीश के पापा ने उसको समझाया, उसको एक्सप्लेन किया कि ये जो शूज़ हैं, ये जो क्लॉथ्स हैं, जो शुगर हैं, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें मशीनों के द्वारा बनाए गए हैं। कुछ बर्तन जो हैं, यूटेंसिल्स जो हैं, वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो हैं मैन्युफैक्चर की गई हैं। और वहीं हम बात करें, जो दिया उसने देखे, जो दिया परचेज़ करने वो आए थे, वो इंडिविजुअल आर्टिशंस ने हाउस होल्ड इंडस्ट्री में बनाए हैं। तो आपने इससे आप कुछ आइडिया समझ लिया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और कितनी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये कह रहे हैं जो हम गुड्स का लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन जो करते हैं और उसके बाद उसकी जो प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल से मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, इसी को ही मैन्युफैक्चरिंग कहा गया है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं विनिर्माण, हिंदी में जो इसका मीनिंग है। और हम इसका कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो बड़ी क्वांटिटीज़ में होता है। कब होता है? जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं बड़ी बड़ी मशीन्स में और उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है। डू यू नो
That paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore and aluminium from bauxite. क्या आपको पता है या आप जानते हैं कि जो पेपर हम यूज़ करते हैं ये पेपर लकड़ी से बना होता है, शुगर जिसको हम चाय में यूज़ करते हैं या किसी मीठे में यूज़ करते हैं वो शुगर केन गन्ने से बना होता है, आयरन एंड स्टील जो है ये आयरन ओर से बना होता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा आयरन ओर क्या होते हैं, एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट से बने होते हैं। डू यू ऑल्सो नो डैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्या आप ये भी जानते हैं कि कुछ टाइप के जो कपड़े होते हैं ये यार्न से बने होते हैं और यार्न भी अपने आप में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। नहीं पता होगा आपको इस चीज़ के बारे में। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। कहते हैं जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं मैन्युफैक्चर की, वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्राइमरी मटेरियल्स को इनटू फिनिश्ड गुड्स में। ऐसे पीपल्स जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड हैं यानी कि काम कर रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो इंडस्ट्री से जुड़ी होती हैं, सेकेंडरी कहा जाता है उनको, वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्राइमरी मटेरियल्स को इनटू फिनिश्ड गुड्स में। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एट्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। कहते हैं वो वर्कर्स जो कि स्टील फैक्ट्रीज में, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और बेकरीज एट्सेट्रा में लगे हुए हैं, उनमें काम कर रहे हैं, वो सब जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही आते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। कह रहे हैं कुछ पीपल्स जो हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी लगे हुए हैं। कह रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस जो रहेगा, मेन कंसर्न जो रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ रहेगा, के ऊपर रहेगा, जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है उसको जब हम मेज़र करते हैं वो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के रूप में ही देखी जाती है। यानी कि जिस कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा डेवलप्ड होंगी वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज। कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण जो सेक्टर है, जो विभाग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल। किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी जगह पर अगर सामान्य तौर पर कहा जाए कि डेवलपमेंट की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जैसे हमारी बैकबोन है, वैसे ही विकास के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन माना जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हम इसको कह सकते हैं कि ये बैकबोन ही है। यानी कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के लिए ही अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बैकबोन की तरह काम करता है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, जैसे हमारी बॉडी में करता है। अब उसके पीछे रीजंस हैं, वो रीजंस क्या हैं, उन रीजंस को हम पढ़ रहे हैं वन बाय वन। तो रीज़न नंबर 1 कि क्यों है बैकबोन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। ये कह रहे हैं जो विनिर्माण उद्योग हैं या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज ही नहीं करती हैं, कृषि को आधुनिक ही नहीं बनाती हैं, बल्कि विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन बनाने का काम करती हैं। ये
दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल। ये क्या करते हैं, जो हैवी डिपेंडेंस है पीपल्स की, जो पीपल बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, उनको अदर सेक्टर्स जैसे कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। कौन? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये तो पहली इम्पॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की। नंबर 2, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर से अगर हमने बेरोजगारी को ख़त्म करना है, गरीबी को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी देश के अंदर से अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी को इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना होगा और यही उसकी पहली कंडीशन होती है। दिस वॉज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। और यही मेन विचारधारा है या मेन दर्शन है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के पीछे और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री को सेटअप करने के पीछे इंडिया के अंदर। इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। कह रहे हैं इसका एक एम ये भी था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को कंट्रीज़ के अंदर सेटअप करने के पीछे। एक रीज़न ये भी है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, उनको भी हम जो है समाप्त कर सकते हैं अगर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन बैकवर्ड और जो ट्राइबल एरियाज़ उन एरियाज़ में हम इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर दें, तो वहाँ के लोगों को लिवलीहुड के लिए जो है एक जगह मिल जाएगी जहाँ पर वो काम कर सकेंगे, पैसा अर्न कर सकेंगे, फिर उसका इस्तेमाल वो अपने लिवलीहुड को बनाए रखने में कर सकेंगे। तो इस तरीके से उस एरिया में इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ उन एरियाज़ में जो है अदर फैसिलिटीज़ भी आती हैं जिससे उस एरिया का अपलिफ्टमेंट भी होता है। थर्ड इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। कह रहे हैं जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो निर्यात करते हैं, यानी कि जो गुड्स का निर्माण हमने अपने यहाँ पर किया है उनको जब हम विदेशियों को बेचते हैं तो उससे हमारा ट्रेड और कॉमर्स, हमारा व्यापार और हमारा वाणिज्य ये बढ़ता है और इससे बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमारे देश के अंदर आती है। नेक्स्ट, कंट्रीज डेट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। कह रहे हैं जो कंट्रीज़ अपने रॉ मटेरियल्स को वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वो सभी देश जो अपने यहाँ पर उपलब्ध कच्चे माल को अलग अलग तरीके की फिनिश्ड गुड्स, निर्मित गुड्स जिनकी वैल्यू हायर होती है उनमें कन्वर्ट कर देते हैं, वो कंट्री हमेशा समृद्ध रहती हैं, प्रॉस्परस रहती हैं। और भारत की जो समृद्धता है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इनक्रीज़ कर सकता है, बढ़ा सकता है, उनको डाइवर्सिफाई कर सकता है। जितनी तेज़ी से भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई करेगा, इंक्रीज़ करेगा, उतनी प्रॉस्पेरिटी भारत में बढ़ेगी, उतनी समृद्धता भारत में आएगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी मैन्युफैक्चरिंग की। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। ये कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि और जो इंडस्ट्री, जो उद्योग हैं, ये एक दूसरे के एक्सक्लूसिव नहीं हैं, एक दूसरे के स्थान पर यूज़ नहीं है, बल्कि ये दोनों एक साथ चलते हैं। फॉर इंस्टेंस, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर
बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल लेके हमें बता रहे हैं कि जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं भारत के अंदर, इन्होंने बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है और इससे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, PVC पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एट्सेट्रा टू द फार्मर्स। देखो एग्रो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, अब इससे इतना समझ जाते हैं कि इतना समझ सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं उनको हम एग्रो इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इसके बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे तब। फिलहाल हम इतना कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो कि ये मार्केट में सेल करते हैं, जैसे कि इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, PVC पाइप्स, मशीन्स, टूल्स एट्सेट्रा, ये फार्मर्स को सेल करते हैं और फार्मर्स इनका इस्तेमाल कर कर अपनी अपनी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। दस डेवलपमेंट एंड competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient। कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ में बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से एग्रीकल्चरिस्ट को इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है, यानी कि जो खेती बाड़ी करते हैं उनको काफ़ी इसका फ़ायदा मिला है, क्योंकि इससे उनका सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ है बल्कि इससे जो प्रोसेसिंग है उस प्रोड्यूस प्रोडक्ट की वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हो जा पाती है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में आज का जो युग है वो ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्वीकरण का है, और ऐसी स्थिति में हमारी जो उद्योग हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ज़रूरत है ज़्यादा एफिशिएंट होने की, ज़्यादा कम्पिटिटिव होने की। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। स्वयं निर्भरता की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर जिसकी हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता आज के समय में अकेले में संभव नहीं है। अवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो एट पार क्वालिटी के होने चाहिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को सही से फेस कर सके। ओनली देन विल बी एबल टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब हमारे प्रोडक्ट एट पार क्वालिटी के होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, वो तभी इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री सेटअप की जा रही हैं, वो जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करती हूँ, जिससे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को फेस कर सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, कि जो हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे देश के जो उद्योग हैं, इनका राष्ट्र की यानी कि देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, लगभग पिछले 20 सालों में, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ GDP आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% ऑफ द फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। कह रहे हैं पिछले 20 सालों में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो विनिर्माण उद्योग हैं या विनिर्माण जो विभाग है, इसका हमारी जीडीपी में 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि टोटल इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन 27% है। उस 27% में से 17% जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का योगदान है हमारी जीडीपी में। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे देश में
कुल जितना उत्पादन होता है वो जीडीपी, ये 27% जो है कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टोटल इंडस्ट्रीज़ का है। उनमें से 17% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। बाकी जो 10% है उसमें माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस आते हैं। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज़ अबाउट 25 to 35%। ये कह रहे हैं कि ये बहुत कम है अगर हम कंपैरिजन करें पूर्वी एशियन इकोनॉमीज़ के साथ। जो पूर्वी एशियाई देश हैं, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका हम कंपेयर करें तो वहाँ पर 25 से 35% तक है, जबकि हमारे यहाँ पर सिर्फ 17% है, जो कि उनके मुकाबले काफ़ी कम है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। कह रहे हैं जो ग्रोथ रेट का ट्रेंड है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का, वो पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में लगभग 7% के आसपास रहा है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ 12%, और जो नेक्स्ट डिकेड है उसमें इसका जो डिजायर्ड रेट रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का, वो 12% का रखा गया है। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। कह रहे हैं कि लगभग कि 2003 से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगभग 9 से 10% की ग्रोथ रेट से चल रही है। विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। कह रहे हैं जो एप्रोप्रिएट, जो पर्याप्त पॉलिसी जो बनाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जिनके थ्रू इंटरवेंशन कर रही है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में, और जो रिन्यूड एफर्ट्स किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी उत्पादकता को, उसके बेस पर इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने टारगेट को नेक्स्ट डिकेड में अचीव कर लेगी। यानी कि जो 12% का जो टारगेट है ग्रोथ रेट का, इसको इंडस्ट्री अचीव कर लेंगी, ऐसा इकोनॉमिस्ट मानते हैं। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट का टारगेट जो रखा गया था 12% का, उसको अचीव करने के लिए एक ग्रुप सेटअप किया गया जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इस टारगेट को जो है अचीव करा जाए। इस ग्रुप का नाम जो था वो था द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC। ठीक है, इतना हमारा हो गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है और इसको हम लोग अब पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market etc। कह रहे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की जो लोकेशन है, किस जगह पर वो होना चाहिए, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है किसी भी इंडस्ट्री की, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। These are influenced by availability of raw material, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं किस चीज़ से? कच्चे माल की उपलब्धता से, लेबर यानी कि मजदूर से, कैपिटल यानी कि पूंजी से, पावर आपको पता ही है ऊर्जा, और मार्केट यानी कि बाजार से। ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, और ये बहुत ही मुश्किल से, ये बहुत ही कम संभावना होती है कि ये सारे फैक्टर्स एक ही प्लेस पर आसानी से मिल जाए। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट। कह रहे हैं इसी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली उस जगह पर लोकेट की जाती हैं जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है,
मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस होता है जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए सुनिश्चित हों, वो इजीली अवेलेबल हो जाएं या जिनको हम इजीली अरेंज कर सकें लोअर कॉस्ट पर। तो इसलिए इंडस्ट्रीज बेसिकली उन्हीं जगह पर लगाई जाती हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। जैसे ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं वैसे ही शहरीकरण भी शुरू होता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिटी के आसपास लोकेट हो जाती हैं या सिटी के अंदर लोकेट हो जाती हैं। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिकरण है और जो शहरीकरण है ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस एट्सेट्रा। क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो इंडस्ट्रीज हैं और जो अर्बनाइजेशन है ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सिटीज़ जो है प्रोवाइड करती हैं मार्केट। सिटी प्रोवाइड करती है मार्केट रॉ मटेरियल्स के लिए, और इसके साथ साथ सिटी प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस बीमा, ट्रांसपोर्ट यातायात, लेबर यानी कि मजदूर, कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ये सब जो है सिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इजीली इंडस्ट्रीज़ को। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नॉन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। फिर से देखिए क्या मतलब है इसका। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जब एक दूसरे के साथ जुड़कर जो एडवांटेजेस होती हैं अर्बन सेंटर्स की, जो अर्बन सेंटर्स द्वारा जो एडवांटेजेस दी जा रही होती हैं उनको यूज़ करने के लिए आती हैं, तो इसको एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ के नाम से जानते हैं। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, और इसी वजह से इसके बाद क्या होता है, बड़े पैमाने पर लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम एग्जांपल लें ऐसे ही एग्लोमरेशंस का, तो जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं उत्तराखंड के उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पंतनगर सिडकुल है, वो इस तरह का एग्जाम्पल है। हरिद्वार में भी ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे जो सिडकुल वहाँ पर बनाए गए हैं, वो ऐसे ही एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर इन शहरों को जो है प्रमोट किया गया गवर्नमेंट्स के द्वारा कि यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हों, और वहाँ पर बहुत सारी छूट दी गई, बहुत सारे जो है अलग तरीके के ऑफर्स दिए गए गवर्नमेंट्स द्वारा इंडस्ट्री सेक्टर्स को, और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आईं और बहुत तेज़ी से इन जगहों का जो है डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एट्सेट्रा। कह रहे अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले के समय की अगर बात करें तो वहाँ पर जो अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, जो अधिकतर औद्योगिक इकाइयाँ थीं, वो ऐसी जगहों पर स्थित थीं जहाँ से विदेशों से व्यापार आसानी से किया जा सके, जिनमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई मुख्य स्थान थे। कॉन्सिक्वेंटली देयर इमर्ज्ड सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड। कह रहे हैं और इसी वजह से क्या हुआ, ये जो प्लेसेस थी ये इमर्ज हुई सर्टेन पैकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट अर्बन सेंटर्स के रूप में, सराउंड बाय ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। तो वहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिली। अब हमारे पास एक छोटा सा इन्होंने दिया है, मैप टाइप में दे रखा है, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज क्या है, जरा उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है देखिए, इनपुट्स की हम बात करते हैं। इनपुट्स में हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल्स और जो कंपोनेंट्स पार्ट्स जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा, ये होते हैं। उससे नीचे आते हैं ट्रांसपोर्ट, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से आउटपुट निकलता है, यानी कि प्रोडक्ट्स निकलते हैं।
फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट तक। मार्केट से मनी जो है फ्लो करती है कहाँ पर, फिर से वहीं प्रोड्यूसर्स की तरफ, इंडस्ट्रीज़ की तरफ। देखिए हमारे पास क्या है, ये मानिए जो इनपुट्स वाला जो पोर्शन है ये आपका इंडस्ट्रीज़ है, आप ऐसा मान लीजिए, और नीचे हमारा मार्केट है। मार्केट से आपको पता है मनी फ्लो होती है बैंकों के थ्रू, या जो पीपल्स जो परचेज करते हैं गुड्स को उसके थ्रू। ये मार्केट से मनी फ्लो हो रही है इंडस्ट्रीज़ की तरफ। इंडस्ट्रीज से भी मनी आती है मार्केट की तरफ, आपको पता है उनकी सेविंग्स जो होती हैं, उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उनके रूप में। अब इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, इनपुट्स को यूज़ किया, जैसे कि रॉ मटेरियल्स या अदर कंपोनेंट्स, फैक्टर प्रोडक्शन यूज़ किए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट यूज़ कर कर फैक्ट्री तक वो लेकर आए इस चीज़ को, और फैक्ट्री में उनका प्रोडक्शन हुआ। वो प्रोडक्शन जो है आगे ट्रांसपोर्ट होते हुए मार्केट तक पहुंच गया। मार्केट में इसका गुड्स को उन्होंने सेल किया, फिर जो पैसा मिला उनको फिर से इंडस्ट्री तक पहुंच गया। तो ये आपका इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज के रूप में देख सकते हैं। आगे हम देखें द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। क्या जो मुख्य जो डिसीजन है, जो मुख्य निर्णय जो होता है कि फैक्ट्री की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, वो मेन जो फैक्टर है वो है लीस्ट कॉस्ट, कम से कम लागत। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो स्पेशलाइज्ड लेबर होती है वो भी इन्फ्लुएंस करती है इंडस्ट्री की लोकेशन को। तो एक हमसे पूछा जाए ना, आइडियल लोकेशन क्या है किसी इंडस्ट्री के लिए। एक किसी भी इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन के लिए कुछ फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, उनको हम बात कर लेते हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उस जगह पर रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने की कॉस्ट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। जिस जगह पर हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उस जगह पर प्रोडक्शन करने की लागत क्या होगी, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन को डिसाइड करने में। थर्ड, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हमने किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितनी लागत आने वाली है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक आइडियल लोकेशन को डिसाइड करने में। इसके साथ साथ डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। ये डिसीजन लिया जाता है कि भाई किस जगह पर हम जो है फैक्ट्री को सेटअप करने वाले हैं। तो ये आइडियल लोकेशन ऑफ ए इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर हम सिंपली कहें कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, या किसी कह सकते हैं किसी प्लांट की लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं एक तो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितनी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, एक तो ये। दूसरा, चीप लेबर, सस्ते मजदूर। ऐसे ही इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एट रीजनेबल रेट्स। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फेवरेबल होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का अच्छा होना, बैंकिंग फैसिलिटी का मिल जाना, इंश्योरेंस का इजीली अवेलेबल होना, कम्युनिकेशन का बेटर होना, ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी प्लांट को लोकेट करने में। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जो जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आई होप इसमें आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है, आपने बहुत कुछ नया जाना भी होगा। और इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं वो ये कि इंडस्ट्री क्या होती है, एक। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, और तीसरा, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, या आइडियल प्लेस क्या होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के टॉपिक में कवर किए हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और
बाकी लोगों को भी चैनल से जुड़ने के लिए कहें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।